किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं नोएडा के चकमंगरौली गांव में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर एक पशुपालक हैं, संजय भल्ला जी हमारे साथ बैठे हैं और ये गीर गाय पालते हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्हों को ये शौक़ कहाँ से लगा। तो भल्ला साहब, आप ये बताइए कि आप तो मेरे को लगता है कि शहर के रहने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन गाय का शौक़ आपको कैसे लगा? ये 2012 में 14 जनवरी को हम लोग तिलकागढ़ी गांव, डिस्ट्रिक्ट मथुरा में गांव, वहाँ गए थे। तो किसान के यहाँ बैठे थे और वहाँ रोटी खाई। हमने 4-5 रोटी खा ली, जबकि हम शहर में अपना 2 रोटी खाते हैं। तो यही बात अब 26 जनवरी 2012 में गए, हम 2 फरवरी को गए। हर 8-10 दिन में जाते रहे, एक लगाव हो गया और रोटी वहीं 5-6 खाते रहे। और फिर हम अपना वहाँ से वो हमारे को घी बांध के दे देते थे, देसी गाय का। तो घर आके अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, अपने रिश्तेदारों में वो घी बांटा और सबके वो मुंह में लग गया। जो शहर में घी खाते थे बिल्कुल उससे अलग। तो वहीं से हमारी जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वहीं से शुरुआत हुई। और फिर पता लगा कि देसी गाय, HF, जर्सी, भैंस, इसका क्या महत्व है, दूध का क्या डिफरेंसेस हैं। तो वहीं से ये सब शुरू हुआ। तो हमने फिर डिसाइड किया कि देसी गाय के ऊपर थोड़ा रिसर्च करें। उसमें इन पर्टिकुलर सारी देसी गायें, हम जिसमें टांड होता है वो देसी गाय होती है, टांट वाली। इन पर्टिकुलर उसमें हमने सेलेक्ट किया गिर, क्योंकि हम जब नेट पे गए तो हमने देखा कि गिर गाय का बहुत बोलबाला है, हिंदुस्तान में भी नहीं, बाहर भी, दोनों जगह पे। तो फिर हमने गिर गाय को आइडेंटिफाई किया और हमने बोला चलिए उसको हम पालते हैं। तो हमने पहले गिर गाय से शुरुआत की और गिर गाय खरीद के किसान को दी, तिलकागढ़ी गाँव में। तो ऐसे शुरुआत हुई। संजय जी, आपने गिर गाय कहाँ से खरीदी, कितनी खरीदी और कैसे इसका रख रखाव किया? देखिए, गिर गाय हम लोग पहले गए थे अपना किशनगढ़, अजमेर, और उसके बाद नागर और डीक, राजस्थान के अंदर। ये गिर गाय वैसे गुजरात की होती है, बट यहाँ पे इन जगहों पे बहुत से हर्ड्स हैं। तो ये नहीं कि एक चक्कर में मिल गई, वहाँ जाके पहले खोज की, संपर्क बनाया किसानों से और आइडेंटिफाई किया, फिर उनसे संपर्क में रहे। जैसे गायें फिर प्रेग्नेंट होकर डिलीवरी हुई, उसके बाद हम दोबारा गए, वहाँ से हम लेके आए, राजस्थान से बेसिकली। संजय जी, आप राजस्थान से लेके आए, तो आपने ये गिर गाय ही क्यों पसंद करी? दूसरी भी साहिवाल भी है, क्रॉस ब्रीड भी है, इसमें क्या खासियत देखी आपने? जब हमने गूगल किया तो उसमें लिख पढ़ा हमने कि 1980 में ब्राज़ील की कंपनियां यहाँ से गिर बुल और गिर जाति को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और आज फिर उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, गिर के ऊपर। वो उन्होंने बहुत देसी गाय पे रिसर्च की, अंगोल पे, साहिवाल पे, थापरकर पे, बट उन्होंने गिर के ऊपर आइडेंटिफाई किया। और गिर का दूध उनके हिसाब से बहुत बढ़िया है, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी सबसे बेस्ट मानी गई है। तो उसी बेसिस के लेके, उस बेसिस के ऊपर हमने ये डिसाइड किया हम गिर को ही करेंगे। अच्छा, आपने कितनी गाय ली? शुरुआत में तो हमने पहले 2 ली, फिर 3 ली, ऐसे करते 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 अब हमारे पास टोटल 100 के करीब गाय हैं। लेकिन इसमें आपने क्या खासियत देखी? देखिए, गाय के खासियत सब जगह लिखी गई है, तो हमने उसको साइंटिफिक वे में, तो मैं इंजीनियर हूँ तो मैंने उसको साइंटिफिक वे में जाना चाहा और खोज की। तो ये पता लगा कि जो उसका घी का जो फैट है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 37 डिग्री। और हम लोग वार्म ब्लडेड मैमल्स हैं, हमारे सबका बॉडी टेम्परेचर 37.2 डिग्री होता है। बाकी बफलो का फैट है, बफलो की जो दूध का फैट है वो सब 40 डिग्री है। तो तभी आयुर्वेदा में भी कहते हैं कि आप गाय का घी हर एक को पच जाता है, बच्चा हो या बूढ़ा हो, क्योंकि आपके बॉडी के तापमान से उसका मेल्टिंग पॉइंट नीचे है। तो एक ये बड़ी सिंपल सी बात थी। फिर और बाकी उसके अंदर कंजुगेटेड लिनोलेक एसिड है, साइंटिफिक चीज़ें हैं जो कि प्रूवन है। इतना बढ़िया कैल्शियम है उसके अंदर, सब कुछ है, बशर्ते सच हो, शुद्ध हो, मिक्सिंग ना हो। बस उसी से शुरुआत हुई। तो फिर उसके बाद जब गाय के दूध और घी के बारे में सब पता लगा, मूत्र के बारे में भी सुना था, गोबर के बारे में भी सुना था, तो बस आगे बढ़ते गए और उसको
अपने किसान के साथ और खेती के साथ और इंसान के साथ भी जोड़ते रहे। मैंने ये देखा कि आपके आदमी जो है गाय का पेशाब इकट्ठा कर रहे थे, गोबर इकट्ठा कर रहे थे, तो इसका क्या महत्व है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जो मूत्र है इसके दो प्रयोग में हम ला रहे हैं। एक तो इसका जो दिन का ये करती है गैया, उसका बायोपेस्टिसाइड बनाते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आयुर्वेदा में लिखा हुआ है। किसान के पास हिम्मत नहीं होती कि वो करे। हमने कुछ नहीं किया, जो किताबों में लिखा हुआ है, मूत्र लिया दिन का, नीम लिया, लहसुन लिया, मिट्टी के घड़े में डाल के उसको 21 दिन ज़मीन पे दबा दिया और 21 दिन के बाद निकाल के उसका पत्ता वत्ता निकाल के छान के डिकेंट करके और उसको कॉपर की हांडी में उसको बॉईल कर दिया। वो कॉन्सेंट्रेट बन गया, वो आपको बायोपेस्टिसाइड है। 1:100 को डाइल्यूट करके आप स्प्रे करिए, आपकी कीटनाशक दवाई का काम करता है। वो कीट को मारेगा नहीं, वो कीट को पौध को खाने नहीं देगा, क्योंकि कीट का जो जैसे कहते हैं उसका रिप्रोडक्शन रोकता है। तो आपका पर्पस तो ये है ना कि आपका पौध बचा रहे, ये है। और बाकी वो गुणवत्ता अपनी उसमें ज़रूर प्रदान करता होगा, ये भी है। एक तो प्रयोग ये है। दूसरा कहा गया है कि ये चर्म रोग के लिए बहुत बढ़िया है, स्किन डिजीज़ के लिए। तो जैसे सुबह सुबह जो 4-5 बजे का मूत्र होता है बछड़ी का, वो हम अपने किसी कस्टमर्स को अभी फ्री पहुंचा देते हैं दूध के साथ। 1-2 केसेस ऐसे हैं कि जो हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं, सोरासिस कोई डिजीज़ होती है स्किन की, और वो उनके 10-15 दिन के अंदर 95% रिजल्ट आ गया है। ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं। तो और उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, सुबह का मूत्र हम उसको डिस्टिल भी कर रहे हैं, डिस्टिल करके उसको पैक कर रहे हैं। अभी हम लोग फ्री में दे रहे हैं लोगों को कि आप इस्तेमाल करिए, और जैसे जैसे उसके टेस्टिमोनियल जैसे जैसे लोग कुछ होएगा उनको, तो इसका प्रचार बढ़ेगा। पॉइंट है कि गांव में सब लोग इसके बारे में जानते, शहरों में नहीं जानते। एक मेंटल ब्लॉक है, बट जब उनकी ज़रूरत एलोपैथिक से नहीं मीट हो सकती तो शायद वो ज़रूर ये लेंगे। तो ऐसे 2-4 केसेस हैं जो हमसे डिस्टिल यूरिन ले रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक सर्टेन पॉइंट आगे फ्यूचर में हम चाहेंगे कि इसका प्रचार बढ़ जाए और ये चिकित्सा के अंदर इसको लाया जाए ऑफिशियल रूप में किसी तरीके से। मीनवाइल हम लोग इसके टेस्टिमोनियल्स थोड़े गैदर कर रहे हैं। तो ये हमारे 2 प्रयोग हैं मूत्र के, देसी गाय के मूत्र के। संजय जी, या तो आपने पेशाब का बता दिया और ये दवाई के काम भी आता है, लेकिन जो गोबर है, गोबर की क्या महत्व है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं? गोबर का इम्पोर्टेंस तो किसान को शुरू से पता है, परंतु अब किसान इतनी जल्दी में है तो उसका पूरा प्रयोग वो नहीं कर पाता। क्योंकि पहले क्या होता था, पहर की ज़मीन, बाहर की जो ज़मीन होती थी उस पर गोबर को छोड़ देते थे सालों साल। अब उसको इतनी जल्दी होती है, एक तो पशु भी कम हो गया है, और इतनी जल्दी होती है कि 12 महीने से पहले वो पूरी कंपोस्ट नहीं हुई होती तो वो उसको इस्तेमाल करता है। उसके इस्तेमाल से क्या होता है, टर्माइट, दीमक आती है अगर वो पूरी कंपोस्ट नहीं होती। तो इसका हल हमने ये सोचा कि अगर हम बायोगैस प्लांट लगाएं तो उसमें से जो स्लरी निकलती है, वो स्लरी जो डाइजेस्ट हो चुकी होती है 60-70 डिग्री के ऊपर, उसकी क्षमता टर्माइट बनाने की ख़त्म हो चुकी होती है, और वो ज़्यादा रिच होता है अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और मेजर न्यूट्रिएंट्स में, जैसे NPK। तो परंतु हमने तो ये अपने यहाँ कर लिया, अब किसान ये नहीं कर पाता क्योंकि उसका बायोगैस प्लांट भी नहीं चल पाता। बट हमारे यहाँ जो स्लरी है इसको हम ड्राई करते हैं और इसको फिर सुखाते हैं, फिर इसको पीट के इसका छोटा छोटा टुकड़ा बनाते हैं और इसका जाल से इसको छनते हैं, और छनने के बाद इसको पैक करके किचन गार्डन्स के लिए दे देते हैं। और बड़ी फार्मिंग के लिए जो मोटा टुकड़ा है वो बड़ी फार्मिंग के लिए चला जाता है। तो ये अभी जो हमने इसकी रिपोर्ट लगाई, इसके अंदर नाइट्रोजन, अपने पूसा इंस्टीट्यूट से हमने रिपोर्ट जो आई है, इसमें नाइट्रोजन 2.69% पाया गया है, जबकि अराउंड 0.8 से 1.2 की एवरेज आती है सब गोबरों के अंदर। तो इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस है। ये आप DAP और यूरिया को पूरी तरीके से इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप साथ में पंचगव्य भी लिखते हैं तो पंचगव्य क्या चीज़ है, 5 चीज़ें गाय की, और साथ में आप उसमें गुड़ डाल दीजिए, केला डाल दीजिए, कोकोनट डाल दीजिए, तो उससे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स दोनों आपके पंचगव्य से सॉइल को मिल जाते हैं, सॉइल से प्लांट को मिलते हैं, प्लांट से इंसान को मिलते हैं। तो ये पूरा आपकी जो रोटेशन है, मतलब पूरी जैविक एकदम परफेक्ट हो जाती है। कोई केमिकल इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई आपकी केमिकल मॉलिक्यूल इंट्रोडक्शन नहीं है। तो जैसे पहले ज़माने में खेती होती थी वैसे आप कर सकते हैं। तो ये हमारी यही कोशिश है कि गाय पालन के साथ खेती को जोड़ना, ये सबसे ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी ये है कि गाय गौशाला में नहीं जाए, गाय किसान के घर में रहे, और वो तभी रहेगी जब उसको दूध का रेट मिलेगा।
सब चीज़ों को तो मिलेगा, दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करें, मूत्र और गोबर को, बट दूध का रेट उसको मिले फैट के ऊपर नहीं, उसकी गुणवत्ता के ऊपर मिले। ये एक बहुत मुश्किल काम है, बट यही एक चैलेंज है। जिस दिन ये हो गया, आपकी गाय बच गई, आपकी सेहत बच गई, अर्बन हेल्थ इंप्रूव हो गई। संजय जी, आपने बताया कि दूध के लिए, लेकिन दूध अच्छा लेने के लिए, गुणवारा दूध लेने के लिए किस तरह की खुराक दी जाती है गीर गाय को? एक तो आपका भूस हो गया, एक आपका हरा चारा हो गया जिसकी सबसे ज़्यादा महत्व है, और एक राशन हो गया। राशन बोले तो बेनोले की खल, सरसों की खल, सर्दियों में तिल की खल, साबुत बेनोला, चने की चूरी, ये सब। तो ये हम लोग एवरेज 2.2 किलो 2 किलो 200 ग्राम प्रति गाय दिन में राशन देते हैं। और भूस हम लोग देते हैं रफली 8 से 10 किलो दिन का। बाकी हरा चारा अनलिमिटेड है, जितना वो खाएं, तो ये है। और इन तीनों चीज़ों में से एक हरा चारा हम अपना उगाते हैं, उसी के मूत्र से और उसी की गोबर से। तो ये बिल्कुल जैविक हो जाता है और वही उसको देते हैं मैक्सिमम। संजय जी, आप ये बताइए कि जैसे गाय का रख रखाव है, सर्दियों में है, गर्मियों में है, बरसात में है, इसके लिए कई दफ़ा बीमारी भी हो जाती है, इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, हम लोग प्रिवेंटिव यूज़ ज़्यादा करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बीमार होने की नौबत ही ना आए। तो इसके लिए हम लोग एरोमा थेरेपी का यूज़ करते हैं, मतलब कि प्लांट हर्ब्स की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि टी ट्री हो गया, लेवेंडर हो गया, लेमन ग्रास हो गया, हम लोग उसकी मसाज करते हैं, टी ट्री और लेवेंडर की, गाय की। सर्दियों में आपके सरसों के तेल के साथ और गर्मियों में तिल के तेल के साथ। वो प्रिवेंटिव मेजरमेंट से उसके ऊपर कीट नहीं होती, उसके ऊपर वो लाइस नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता, और उसके थन भी साफ़ रहते हैं। और हम इसका मसाज भी करते हैं और इसका स्प्रे भी करते हैं, और लेमन ग्रास से भी स्प्रे करते हैं, सो दैट मक्खी और मच्छर दूर रहें। तो आपने इंजीनियरिंग की है और आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे जैसे हज़ारों लोग अगर इसको करें, शहर के पास में 2, 4, 5, 6 बीघा लेके पशुपालन करें, और किसान खुद उसमें जुड़ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ भी किसान ही काम करते हैं। तो यही एक इसका सोल्यूशन है, छोटा सा सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन नहीं है, कि हम जैसे लोग, हज़ारों लोग 50 गाय 100 गायें लेके पशुपालन करें और उसका दूध शहरी को पहुँचवाएँ, और साथ में आपके काम करने के लिए आपके साथ किसान है, और साथ साथ आप खेती में भी इसको जोड़ दीजिए। तो ऐसे लोग आ जाएं आगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी कल्पना है, यही हमारी इच्छा है। उम्मीद करते कि ऐसा होएगा। भला साहब, आपने इतनी जानकारी दी, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये सोचते हैं कि हमारा जो किसान है, पशुपालक है, आपकी जानकारी से वो पशु पाले और फ़ायदा उठाए। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी, youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, कल के प्रोग्राम के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। खबरें खेती के तो रहेगा, इसके अलावा औषधीय पौधों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अब समय समाप्त होता है। किसान बहन भाइयों, नमस्कार।